हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जिम सर मोशन मंच पर बेटा आपका एक बार फिर स्वागत है। और बेटे अपन बीमारियों का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अब हम आज पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। तो बेटे अपन ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा ये आपको याद होना चाहिए कि हमने जीवाणु जनित रोग पढ़े, हमने बेटे जो है क्या कहते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग आज पढ़ेंगे, वायरस जनित रोग पढ़े। तो ये तो आपको याद है ना, पढ़ क्या रहे हैं, वरना बच्चे पढ़ते जाते हैं टॉपिक का नाम ही भूल जाते हैं। बेटे अपन यूनिट नंबर 8 का लेसन नंबर 8 अपन पढ़ रहे हैं और ये है यानी मानव से संबंधित रोग। तो रोगों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं और रोग में भी बेटे अपन क्या पढ़ रहे हैं, संक्रमित रोग पढ़ रहे हैं। यानी रोग को अपन ने दो भागों में बांट रखा था बेटे, एक तरफ तो जन्मजात रोग थे, एक तरफ अर्जित रोग थे। जन्मजात रोग जीवन से उत्पन्न साथ आते हैं बेटे, और जो अर्जित होते हैं वो जीवन के बाद उत्पन्न होते हैं। अर्जित रोगों को अपन ने दो भागों में बांट रखा था बच्चे। तो पहला तो था संक्रामक रोग और एक है असंक्रामक। आपके एनसीईआरटी संक्रामक रोग के बारे में बता रही है। तो संक्रामक रोग जो किसी वाहक के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अब बेटे ये वाहक किसको लेकर जाएंगे, तो पैथोजन को लेकर जाते हैं। तो ये पैथोजन कौन कौन से होते हैं जिनके माध्यम से रोग, तो पहला रोग था जीवाणु जनित रोग। तो बेटे जीवाणु जनित रोग के नाम याद कर लेना, उनके पैथोजन याद कर लेना। दूसरा था बेटे हमारे पास में प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो था वायरस जनित रोग। तो वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं, लगभग 9-10 रोग मैंने आपको उसमें बताए, तो वो उनके नाम आपको याद रखना है। आज अपन को पढ़ना है बेटे, तो ये पढ़ना है प्रोटोजोआ जनित रोग। यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा बच्चों यानी प्रोटोजोआ जनित रोग। अब इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे तो बेटे प्रोटोजोआ क्या होता है। तो प्रोटोजोआ ये दूसरा किंगडम आपको याद रखना है, प्रोटिस्टा। यानी टोटल 5 किंगडम होते बेटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो दूसरा किंगडम जो है प्रोटिस्टा, उसके अंदर बेटे आने वाला एक फाइलम होता है जिसको प्रोटोजोआ फाइलम कहते हैं। तो प्रोटोजोआ संघ के अंदर आने वाले जो सजीव होते हैं उन्हें प्रोटोजोआ बोला जाता है। तो बेटे प्रोटोजोआ जो सजीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि आपको ये जानकारी होना चाहिए बच्चे कि जीवाणु क्या है, वायरस क्या है, प्रोटोजोआ क्या है। उसके बाद में फिर उनसे संबंधित रोग अपन पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एक कोशिकीय सजीव होते हैं, लेकिन बेटे ये जो कोशिका होती है ये प्रोक्यूरिटिक होती है। देखो मोनेरा समूह में भी एक कोशिकीय सजीव आते हैं, लेकिन उसमें जो कोशिका होती है वह प्रोक्यूरिटिक होती है। और ये जो प्रोटोजोआ है इसमें भी एक कोशिकीय सजीव आते हैं, लेकिन इसमें जो कोशिका होगी वो यूकेरियोटिक कोशिका होगी। अब बेटे ये यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, यानी ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, ऐसी कोशिका जिसके अंदर 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ऐसी कोशिका जिसके अंदर जो है झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है ना, ईआर है, ये सब पाए जाते हैं। केंद्रक जो होता है उसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती हो, केंद्रिका पाई जाती हो, उसके अलावा बेटे उसके अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता हो। तो ये जो सुविकसित प्रकार की जो कोशिका होती है उसे यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो प्रोटोजोआ जो सदस्य होते हैं बेटे ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, ये सारे के सारे एक कोशिकीय होते हैं। और साथ में बेटे ये इसमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रोटोजोआ रोग पैदा करें। इसमें अमीबा भी आपने पढ़ा होगा। तो बेटे अमीबा एक स्वतंत्र जीवी जंतु है, वह कभी रोग पैदा नहीं करता, लेकिन हाँ उसकी प्रजातियां जैसे एंटमीबा स्टोलिटिका है वह अमीबीय पेचिस रोग पैदा करेगी। उसके अलावा बेटे ट्राइकोमोनास बक्केलिस है ना, और भी कई सारे प्रोटोजोआ हैं जिससे कई सारे जो है क्या कहते हैं रोग पैदा होते हैं। तो यहां तक कि मलेरिया, तो मलेरिया जो है वह भी प्रोटोजोआ से होने वाले एक प्रकार की बीमारी है। तो बेटे प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय सजीव हैं, इतना याद करना। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ये आते हैं और ये भी जो है मानव से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। और अधिकतर जो प्रोटोजोआ से जो बीमारियां होती है बेटे वो दूषित जल और भोजन से होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो वाहक के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो आइए अपन शुरू करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो बेटे प्रोटोजोआ जनित रोग, और प्रोटोजोआ जनित रोग में सबसे पहले बीमारी है अमीबोइसिस, यानी इसको अमीबीय पेचिस भी कहेंगे या बेटे अमीबीय अतिसार भी इसको कहेंगे। अब देखो नाम से लग रहा है ना अमीबीय पेचिस, तो इंग्लिश में क्या कहोगे, अमीबिएसिस। इंग्लिश में अगर आप याद करना चाहें
तो इंग्लिश में बेटे इसका नाम होगा अमीबिएसिस यानी अमीबिए पेचिस। अब देखो बेटे ये जो बीमारी होती है ये अमीबा से तो होती है, लेकिन अपन जिस सामान्य अमीबा प्रोटियस को पढ़ते हैं उससे नहीं होती। ये बेटे एक परजीवी अमीबा होता है और उस परजीवी अमीबा का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो बेटे यहां पर ये हमारे पास में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक प्रकार का परजीवी अमीबा है। ठीक है, उसके बाद में बेटे याद रखना दूषित जल और भोजन के संक्रमण से ये बीमारी होती है। दूसरा ये बेटे बड़ी आंत में संक्रमण से इसका होता है और इससे क्या होगा बेटे मलहरण यानी इसमें कब्ज होता है बेटे। कब्ज होने के साथ ही जो है क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिससे एक तरह से जिसको कहते हैं अपन बेटे मल का निष्कासन सही नहीं हो पाता। जब मल का निष्कासन सही नहीं हो पाएगा तो बेटे पेट दर्द शुरू हो जाएगा और पेट में दर्द होने से उसमें ऐठन युक्त मरोड़ीदार दर्द जिसको अपन कहेंगे वो शुरू हो जाता है। उसके बाद में बेटे मल के साथ में रक्त भी बाहर आता है, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा था कि यहाँ बड़ी आंत में जब संक्रमण होगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएंगे बेटे, यानी घाव उत्पन्न हो जाते हैं इसके अंदर, यानी यहां पर कोई अल्सर बन जाते हैं और अल्सर बन जाने के कारण से जो है एक तरह से ब्लड का रिसाव शुरू हो जाता है। तो ये बीमारी थी बेटे यहां पर पहले वाली बीमारी जिसका नाम है अमीबोइसिस या अमीबिए पेचिस। तो अमीबिए पेचिस बेटे एक अमीबा से होते हैं जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह परजीवी अमीबा है और ये जो बीमारी है दूषित जल और भोजन से होती है बेटे। और जो भी बीमारियां दूषित जल और भोजन से होती है उसमें आंत प्रभावित होती है। तो इस बीमारी में आंत में घाव उत्पन्न हो जाते हैं, भोजन सही से नहीं किया जाता, शरीर कमजोर होता है, बुखार वगैरह ये भी आना शुरू हो जाता है बेटे, और साथ में इसमें कब्ज हो जाएगी, पेट दर्द होगा, ऐंठन होगा और मल के साथ में खून भी बाहर आएगा। तो ये बीमारी थी हमारे पास में पहले अमीबोइसिस। दूसरी बीमारी है बेटे उसका नाम है अफ्रीकन निंद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। ये याद रखना बेटे अफ्रीकी क्षेत्र में ज्यादा बीमारी होती है ये, और इस कारण से इसको अफ्रीकन निंद्रा रोग कहते हैं। निद्रा रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटे इस बीमारी में क्या होता है कि यहां पर नींद ज्यादा आती है, नर्वस सिस्टम ज्यादा प्रभावित होता है और नींद की अवस्था में ही उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस कारण से इसको अफ्रीकन निंद्रा रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी किससे होती है बेटे, तो इसका नाम है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। ये प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ये याद करना पड़ेगा बेटे। और इसका जो वाहक है, इसका जो वाहक है ये है सीसी, यानी यहां पर सीसी मक्खी, सीसी मक्खी है ना। तो ये यहां पर याद रखना बेटे टी साइलेंट है सीसी मक्खी, जिसका जूलॉजिकल नेम है ग्लोसिना। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, आपको याद रखना है। तो अफ्रीकन निंद्रा रोग उसका कोज तो बेटे है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस है और उसका जो वाहक है वह है सीसी फ्लाई। तो ये जो सीसी फ्लाई है ये एक सीसी मक्खी है बेटे, जिसको सीसी फ्लाई भी कहा जाता है, सीसी फ्लाई है ना, यानी सीसी मक्खी भी इसको कहा जाता है। इस मक्खी के माध्यम से ये जो ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस है ये बेटे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो अफ्रीकन क्षेत्र में ये ज्यादा होता है, इस कारण से इसको अफ्रीकन भी कहा जाता है। नींद ज्यादा आती है बेटे इस बीमारी के अंदर, तो इसको अफ्रीकन निंद्रा रोग भी कहा जाता है। अब देखो बेटे इस बीमारी में क्या होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो हमें जो नींद आती है ये बेटे नर्वस सिस्टम के प्रभाव में आती है और इसका एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस नींद लाने से संबंधित होता है। तो जब इस बीमारी में नर्वस सिस्टम जो है प्रभावित होता है तो बेटे इसमें नींद अधिक आती है। ये याद रखना इस बीमारी में नींद अधिक आती है और नींद ज्यादा इतनी ज्यादा आती है कि उस व्यक्ति की नींद की अवस्था में ही मृत्यु भी हो जाती है। तो इस कारण से इसको बोला गया है अफ्रीकन निंद्रा रोग। उसके अलावा इसमें शरीर कमजोर होता है, शरीर कमजोर, तो ये भी याद रखना बेटे इस बीमारी में शरीर कमजोर हो जाता है। वही साथ में बुखार आता है, शरीर कमजोर और बुखार। तो ये याद रखना बेटे
इसमें शरीर कमजोर भी रहेगा और बुखार भी आता रहता है। तो ये बीमारी हमारे पास में अफ्रीकन निंद्रा रोग। तो एक बार दूसरी बीमारी का आप ध्यान से देख लें कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज विच कॉज बाय द ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। तो ये अफ्रीकन निंद्रा रोग है जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस से ये होगी बेटे। और एक मक्खी जिसका नाम होगा सीसी मक्खी, वर्ड याद करना बेटे, सीसी मक्खी। और उस मक्खी से ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह पर फैलती है। तो अफ्रीकन निंद्रा रोग का जो वाहक है वह सीसी मक्खी है, जिसका जो है नाम है ग्लोसिना भी इसको कहा जाता है। इस बीमारी में बेटे नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा प्रभावित होगा और नर्वस सिस्टम प्रभावित होने से बेटे उसको नींद ज्यादा आती है और नींद की अवस्था में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। शरीर कमजोर रहेगा, भूख में कमी रहेगी, बुखार रहेगा, ये सारे सिम्टम्स आपको इसके याद करने हैं। अगली बीमारी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगली बीमारी है बेटे इसके तीसरे नंबर की बीमारी, तीसरे नंबर की जो बीमारी है वह है काला एजार रोग, है ना। इसको क्या कहेंगे अपन, काला एजार रोग, जिसको डमडम रोग भी कहते हैं। और ये बीमारी होती है लेशमानिया डोनोवानी, ये वर्ड याद करना बेटे, यानी काला एजार ये बीमारी है जिसमें स्किन पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। इस कारण से इसको काला एजार डिजीज भी कहा जाता है, या इसे डमडम रोग भी कहते हैं। वर्ड याद कर लेना, डमडम रोग भी इसको कहते हैं। ये होती बेटे यानी लेशमानिया डोनोवानी, ये वर्ड याद करना। और इसका जो वाहक है ये वाहक है सैंड फ्लाई, यानी इसको आप कहोगे रेत मक्खी, सैंड फ्लाई, या फिर इसे क्या कहोगे, रेत मक्खी भी इसको कहोगे, जिसका नाम है फिलोबोटेमस, है ना, फिलोबोटेमस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन आया हुआ है ये इनके वाहक पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। तो ये जो काला एजार है जिसको डमडम रोग भी कहा जाता है, यह रोग लेशमानिया डोनोवानी से होता है। और इसका जो वाहक है ये वाहक है सैंड फ्लाई, जिसको आप कहोगे रेत मक्खी, यानी इसे रेत मक्खी भी कहा जाता है। अब इस बीमारी में क्या होता है बेटे, त्वचा यहां पर ब्लैक पड़ जाती है, इस पे ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, शरीर कमजोर होता है, भूख में कमी आती है और साथ में इसमें भी बुखार बना रहता है ना, बुखार और सिर दर्द वगैरह इस बीमारी के अंदर भी ये देखने को आपको मिलेगा। तो आपको सिर्फ नाम याद करना है कि सबसे पहली बीमारी का नाम तो अमीबोसिस है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी से होती है। दूसरी बीमारी का नाम था बेटे हमारे पास में अफ्रीकन निंद्रा रोग जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियन से होती है। और तीसरी बीमारी का नाम है काला एजार, है ना, काला एजार, जो कि एक माने लेशमानिया डोनोवानी से होती है। ये दोनों बीमारियों के वाहक पूछे जाते हैं, तो ये विशेष याद कर लेना। एक तो बेटे ध्यान रखना कि जो अफ्रीकन निंद्रा रोग है वह उसका वाहक तो सीसी मक्खी है, ध्यान रखना, सीसी मक्खी। और ये जो काला एजार बीमारी है इसके वाहक का नाम है रेत मक्खी। तो और याद करो या मत करो, इनके वाहक जरूर याद कर लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। बेटे जो ये काला एजार है इसमें त्वचा एक तो ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, साथ में जो बेटे शरीर कमजोर होता है, भूख में कमी होती है और साथ में जो है बुखार वगैरह ये भी बना रहता है। तो 3 रोग तो आपको ये याद करना है। लेकिन अब जो अपन रोग पढ़ने वाले हैं वो रोग होगा बेटे चौथा रोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रोग यहां पर है मलेरिया, यानी इसको आप याद रखेंगे मलेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे क्योंकि मलेरिया जो होता है ये कॉमन जो है आजकल हो ही जाता है बेटे, अगर मच्छर काटते हैं तो ये मलेरिया। अब मलेरिया की कहानी बड़ी रोचक है बेटे, ध्यान रखना कि मल प्लस एरिया जिसका मतलब होता है गंदी हवा, यानी मलेरिया का जो मतलब होगा यह मतलब होता है बेटे गंदी हवा। अब आप कहोगे कि गंदी हवा क्या है, तो गंदी हवा का मतलब यह है कि जिधर हवा चलती है बेटे उधर मच्छरों का फ्लो ज्यादा होता है और वह एरिया के व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो अधिकतर पुराने जमाने में इतनी नॉलेज तो थी नहीं कि मलेरिया क्या है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस की जो आधी सेना थी बच्चों वह इस मलेरिया से ही खत्म हो गई, तो याद रखना। तो फिर जो है क्या कहते हैं, सर रोनाल्ड रोस ने
है ना, सर रोनाल्ड रॉस ने ये सबसे पहले पता लगाया था बेटे कि मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। उससे पहले फिर मलेरिया की जो है क्या कहते हैं खोज कैसे हुई, इसकी दवा सिंकोनिन की, इसकी भी एक कहानी है बेटे कि वहां पर जावा का एक राजा था वायसराय, उसकी पत्नी थी सिंकोनिन, वो बीमार पड़ गई। अब राजा ने आदेश दे दिया वहां के नीम हकीम को कि भैया या तो दवाई लाके इसको ठीक कर, नहीं तो तुझे सजाए मौत दी जाएगी। अब बेचारा वो जो नीम हकीम था वो बेटे घूमता रहा जंगल में, घूमता रहा, फिर दवाई लाता रहा, देता रहा, ऐसे ये ठीक नहीं हुई। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, उसमें बेटे वहां पानी भरा हुआ था, तो उस गड्ढे से उसने अपने पात्र में पानी लिया, कुछ पिया, कुछ पानी उसके साथ आ गया। जब वो घर पर दवाई बना रहा था तो उसमें उसने उस पानी को भी डाल दिया। तो क्या देखता है कि चमत्कारिक रूप से बेटे जो है वह उसकी पत्नी थी वो ठीक होने लगी। वो वापस उस गड्ढे के पास गया और वहां जाकर देखा कि एक वृक्ष था, उसकी जड़ें उस पानी में मौजूद थी। तो उसने क्या किया बेटे, उस वृक्ष की जड़ों को निकाला और उसकी छाल को निकाल करके पीस करके उसको घोल उसको पिलाया। तो वह क्या देखता है कि उस वायसराय की पत्नी पूरी की पूरी तरह से ठीक हो गई। तो उस पौधे का नाम था बेटे, यानी इस वायसराय की पत्नी के आधार पर उसका नाम दिया सिंकोना ऑफिसिनेलिस, और उससे जो दवा प्राप्त की गई थी उसका नाम था लारिगो। तो लारिगो या क्यूनेन का आपने नाम सुना हो, यह मलेरिया में सबसे प्रभावी औषधि मानी जाती है और अमेरिका के जावा प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो इसी वजह से उस जो सिंकोना का पौधा होता है उसको जीसस की छाल, ईश्वर की छाल भी कहा जाता है। तो इस तरह से बेटे मलेरिया की जो औषधि उसकी खोज हुई। भारत में मलेरिया के पौधे को एंडरसन सबसे पहले लाया, लेकिन बदकिस्मत से मृत्यु उसकी मलेरिया से हुई। तो बेटे मलेरिया रोग है जो कि तृतीय मलेरिया, चतुर्थ मलेरिया, दैनिक मलेरिया, परनीसियस मलेरिया, यानी अलग अलग टाइप का मलेरिया होता है। कोई एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, कोई की 2 दिन छोड़ के आता है, कोई डेली मलेरिया आता है। तो इस तरह से मलेरिया के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। बेटे ये जो मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब यहां आप थोड़ा सा फोकस कर लेना, कई बच्चों से सीधा क्वेश्चन अपन करते हैं और पूछते हैं कि बताओ भी मलेरिया किससे होता है, तो बच्चे क्या जवाब देते हैं कि मादा एनाफिलीज से होता है। बेटे गलत जवाब है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से नहीं होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। जैसे कोज पूछ ले आपसे कि कोज क्या है इसका, तो आप क्या मादा एनाफिलीज बताएंगे? कोज क्या बताएंगे इसका, यानी प्लाज्मोडियम इसका कोज होगा। तो याद कर लेना, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे या आप किसी से क्वेश्चन पूछो, आप ये पूछो बेटे कि मलेरिया किससे होता है, तो आपको क्या जवाब मिलेगा? जो बच्चा कम पढ़ता होगा, यार मच्छर से होता है, वो तो मादा एनाफिलीज भी नहीं बोलेगा, वो तो कहेगा सीधा मच्छर से होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को नॉलेज होगी तो क्या कह देगा? मादा एनाफिलीज से होता है। तो गलत जवाब है बेटे, मलेरिया किससे होता है? तो जवाब क्या है? प्लाज्मोडियम से होता है। हाँ, मादा एनाफिलीज इसका क्या है? वाहक है, यानी वेक्टर है। ये प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य करते। तो पूरी लाइफ साइकिल अपन को प्लाज्मोडियम की पढ़नी है और इसके सिम्टम्स क्या होंगे वो अपन को पढ़ना है। तो पूरी डिटेल दे रखी बेटे आपकी एनसीईआरटी में, वो उसी के अकॉर्डिंग अपन को यहां पर इस मलेरिया को पढ़ना है। तो आइए अपन देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है इसमें रोग कारक। तो रोग कारक आपको सबको पता है क्या है बेटे? प्लाज्मोडियम ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, यानी याद रखना बेटे कि मलेरिया का जो रोग कारक है, यानी जिससे मलेरिया होता है, तो वह रोग कारक का नाम है प्लाज्मोडियम। अभी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ना है अपन को प्लाज्मोडियम की, और यह प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित रोग है ना। ये प्रोटोजोआ है, याद रखना। स्पोरोजोआ एक वर्ग होता है बेटे, उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम आता है। भारत में ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम एक छोटा सा प्रोटोजोआ जंतु है, यानी इस तरह से कई रूप होते हैं बेटे इसके। तो इसका पहला रूप ये होगा यहां पर जिसको मैं बना रहा हूं, ये स्पोरोजोइट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये यहां पर इसमें कुछ स्रावी ऑर्गन होते हैं, ये केप होती है, ये इस तरह का ये है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट, और ये स्पोरोजोइट जो है ये प्लाज्मोडियम की पहली अवस्था है, क्योंकि कई अवस्थाओं में बदलेगा बेटे, ये कई अवस्थाओं में बदलेगा।
तो प्लाज्मोडियम जो होता है इसकी पहली संक्रमणकारी अवस्था जो है मनुष्य के लिए वह संक्रमणकारी अवस्था है प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइड। तो याद करना बेटे कि मलेरिया का जो कोज है वह कोज कौन है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम कौन सा जंतु है? यह प्रोटोजोआ जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है जो प्रोटोजोआ संघ में आता है। तो प्लाज्मोडियम एक छोटा सा प्रोटोजोआ जंतु है। प्लाज्मोडियम की निम्न जातियां मलेरिया रोग फैलाते। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ऐसा नहीं है, आपको यह भी याद होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम की भारत में 4 प्रजातियां पाई जाती है जो अलग अलग टाइप का मलेरिया, जैसे आपने नाम सुना होगा दैनिक मलेरिया, है ना, तृतीय मलेरिया, चतुर्थ मलेरिया, घातक मलेरिया। तो इस तरह के अलग अलग प्रजातियों से बेटे ये मलेरिया होता है। तो 4 प्रजातियां हैं। पहली प्रजाति का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये आपको याद रखना है, पहली प्रजाति क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरी प्रजाति बेटे प्लाज्मोडियम मैलेरी, है ना, क्या कहेंगे इसे आप? प्लाज्मोडियम मैलेरी, ये आपको याद रखना है। और तीसरी प्रजाति बेटे ये है प्लाज्मोडियम ओवेल। और सबसे खतरनाक प्रजाति है वह है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो ये याद रखना है, इस पे तो मैंने स्टार लगवाया है बेटे, क्योंकि सबसे घातक मलेरिया, सबसे खतरनाक मलेरिया अगर किसी से होता है तो वह प्रजाति हमारे पास में प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो बच्चों याद कर लो कि भारत के अंदर प्लाज्मोडियम की, एक तो आपको शुरू में याद हो गया कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ जंतु है, ध्यान रखना, प्रोटोजोआ संघ में आता है, स्पोरोजोआ वर्ग में आता है, ध्यान रखना। और ये इसकी पहली संक्रमणकारी अवस्था कहलाती है स्पोरोजोइड, जो कि एक तरकुनुमा संरचना होती है और छोटी सी रचना होती है जो पेलिकल से घिरी होती है। उसके बाद में भारत में प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां मलेरिया रोग फैलाती है। पहली प्रजाति का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अगली प्रजाति बेटे मैलेरी, तीसरी प्रजाति ओवेल और चौथी प्रजाति है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो ये अलग अलग मलेरिया है, जैसे बेटे ये तृतीय मलेरिया है ना, ये चतुर्थ मलेरिया है, ये दैनिक मलेरिया है और ये जो है घातक मलेरिया। इस तरह से ये रोग पैदा करती है। तो ये याद कर लो कि प्लाज्मोडियम की कितनी जातियां? 4 जातियां। बच्चों याद करना, 4 जातियां मलेरिया रोग करती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम द्वारा सबसे घातक मलेरिया होता है, जिसे मस्तिष्क बुखार या घातक मलेरिया, यानी बेटे इसको मैलिग्नेंट फीवर या फिर इसे पर्नीशियस एनीमिया भी कहा जाता है, मर्नीशियस या मैलिग्नेंट फीवर भी कहा जाता है ना। और साथ में इसे ब्रेन फीवर भी आप कह सकते हो, ब्रेन फीवर भी इसे कहा जाता है। तो ये याद रखना बेटे कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे घातक मलेरिया, जिसे मस्तिष्क बुखार या फिर घातक मलेरिया भी इसको आप कहेंगे। जब ये मलेरिया होता है बेटे जिस व्यक्ति में, तो इसमें व्यक्ति पागल हो जाता है ना। कहते हैं ना यार इसको तो दिमाग में बुखार चढ़ गया, तो बेटे दिमाग में बुखार चढ़ गया मतलब उसको घातक मलेरिया हो गया। अगर ये किसी डॉक्टरों को या सरकार को पता लग जाए कि इस गांव में घातक मलेरिया है, तो पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ बेटे वहां पर लगा दिया जाता है, क्योंकि इस बीमारी में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कई बच्चों के अंदर बेटे दिमाग में बुखार चढ़ जाता है तो वो मर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उठ के भागते हैं बेटे, इलाज में जो है क्या करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। तो ये मलेरिया होता है घातक मलेरिया। और इस मलेरिया में जो पेशाब होता है वो काला बाहर जाता है, तो इसको ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। ध्यान रखना बेटे, काला बुखार भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें जो यूरिन होता है ना, ये यूरिन जो है क्या कहते हैं, काला आता है, क्योंकि इसकी जो हीमोजोइन कणिकाएं होती है वो काले रंग की होती है, याद रखना। तो इसे काला बुखार भी कहेंगे, इसे मस्तिष्क बुखार भी कहेंगे, इसे घातक बुखार भी कहेंगे, इसे पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है बेटे इस बीमारी के अंदर। तो बहुत ही घातक बीमारी है, व्यक्ति पागल भी हो जाता है और साथ में जो है इलाज में सहयोग भी नहीं करता। तो बेटे सबसे खतरनाक मलेरिया अगर किससे होता है तो वह उसका रोग कारक है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। याद करना, कई बार क्वेश्चन आ गया कि नॉर्मल जो मलेरिया है वो तो ओवेल से भी हो सकता है, मैलेरी से भी हो सकता है
और फिर उससे भी हो सकता है बेटे वाइवेक्स से। लेकिन सबसे खतरनाक मलेरिया की अगर आप बात करेंगे जिसमें ब्रेन में या मस्तिष्क में बुखार चढ़ जाता है तो वह मलेरिया किससे होगा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। तो चाहे बेटे कोई सा भी प्लाज्मोडियम हो, आइए अपन इसके जीवन चक्र के बारे में जानते हैं।